आज के इस सुपर आइकॉनिक क्लास को हम बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश के 13 नंबरों को कंप्लीट करने के उद्देश्य से कंडक्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के सभी चैप्टर्स और उनके राइटर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सो हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म पे। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि जितने भी टीचर्स हैं, सबके पास अपना एक स्किल है, अपना एक तरीका है। मेरा अपना एक तरीका है। मैं किसी भी चीज को उसके पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट जोड़ने की कोशिश करता हूं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप को अपडेटेड महसूस कर सके। वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो 12th क्लास के इस लेवल को टच कर सके और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास को आप महसूस करेंगे कि जितने भी चैप्टर्स, जितने भी वीडियोस, जितने भी बुक्स आपने देखे हैं, इस तरह से कॉन्सेप्ट वहां इकट्ठा करके नहीं रखा जाता। एक एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, टीचर्स उसके अंदर से चीजों को आपको बताते हैं, फिर अगले चैप्टर पे हम जाते हैं और पीछे की दो चैप्टर की इन्फो होती है, कॉन्सेप्ट्स होती है, आप उसे भूल चुके होते हैं। मैंने कोशिश की है जिसमें आज के इस वीडियो में मैं पूरे प्रोज सेक्शन को एक साथ आपके सामने डिपिक्ट कर रहा हूं और उनमें से हम जो अपने रेयर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव फाइटर कॉन्सेप्ट हैं, जिनसे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट को एक साथ एक फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी अपनी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। आइए जीते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके बुक में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनसे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये कौन सा प्रोज पीस है। एग्जाम में जब क्वेश्चन इससे बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रोज पीस है, कौन सी गद्य विद्या है। याद रखिएगा, ये एक एसे है, एक निबंध है, जिसमें गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना यूरोपियन सिविलाइजेशन से की है और इंडियन सिविलाइजेशन को हर मामले में बेस्ट सिविलाइजेशन बताया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी, जिन्हें की फादर ऑफ नेशन या बापू के नाम से जाना जाता है। ये तो छोटा इंट्रो है, अभी हम महात्मा गांधी से जुड़े उन कॉन्सेप्ट्स की बात करने जा रहे हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बनाए जा सकते हैं। आप क्रिएशन की तरफ बढ़िए, रटने की तरफ मत बढ़िए। आइए अब जरा आप उन चीजों पे गौर करिए जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के रेयर कॉन्सेप्ट्स मैंने सबसे अलग हटकर बनाने की कोशिश की है अपने द्वारा लिखी गई 12th की बुक इंस्पिरेशन के अंदर। ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये इंस्पिरेशन 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के लिए ब्रह्मास्त्र है। आप बिहार के किसी भी जिले से हो, आप इस बुक से पढ़िए। ये बुक हम आपको इंडियन पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं और ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये सर्विस का पार्ट है। हम चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 12th क्लास इंग्लिश का हर एक स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी गांव से हो, किसी भी छोटे से छोटे गांव से हो, अगर उसे बड़े कोचिंग संस्थानों में वन ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो एटलीस्ट इस बुक के जरिए वो अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकता है। 95 नंबर से भी अधिक वो अपने एग्जामिनेशन में ला सकता है, इसलिए ये बुक बनी थी। ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। आइए देखते हैं महात्मा गांधी से जुड़े कुछ अद्भुत कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिनसे एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। सबसे पहली बात, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में और इनकी डेथ हुई थी 1948 में। इसे जरूर याद करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर लिखते समय मदद मिलेगी,
इस चीज को आप समरी में लिखोगे, इस चीज को आप लाइन एक्सप्लेनेशन में लिखोगे, ताकि जो आपकी कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा, आपके एग्जाम में आप जो कॉपी लिखोगे उसे जब कोई चेक करेगा तो उसे ये रियलाइज होना चाहिए कि वो एक बेस्ट स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा है, वो एक सीरियस स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा है और वो आपको अच्छे नंबर देगा। सबसे पहले देखते हैं कि गांधी जी एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। वो पॉलिटिशियन बहुत कम थे, पॉलिटिशियन से ज्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट बनाया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है आपके बुक से ही लिखी है, ही वॉज एन एडिटर, वो एक संपादक थे यंग इंडिया के नाम से आने वाली पत्रिका का। यंग इंडिया दरअसल उन दिनों गांधी जी का एक जर्नल था, गांधी जी की एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसमें वो लिखा करते थे एक एडिटर के रूप में, एक संपादक के रूप में। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 में गांधी जी भारतीय राजनीति से जुड़े, इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े, और 1948 तक जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से डोमिनेटेड, उनका प्रभाव रहा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। गांधी जी ने जो चाहा वैसे भारत की राजनीति में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को, सत्य और अहिंसा को, सत्य और अहिंसा का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया एज चीफ वेपन, मुख्य हथियार के रूप में। वेपन्स का मतलब होता है हथियार। अपने मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो जीवनी है जिसे उन्होंने खुद लिखी है, आपकी जीवनी कोई और लिखता है तो वो बायोग्राफी है, पर अपनी जीवनी आप खुद लिखते हैं तो ये ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी खुद लिखी जिसका नाम दिया माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये बुक आपको आज भी अवेलेबल है, आज भी आप गांधी जी के द्वारा लिखी गई इस बुक को पढ़ सकते हैं, मेरी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को। He died at the hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई एक कट्टरपंथी के हाथों, एक फैनेटिक के हाथों, नाथूराम गोडसे के हाथों। ये वो बातें हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें कोई ऐसा लाइन नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं, जिसे आप अनइम्पोर्टेंट जान करके छोड़ सकते हैं। ये सारी लाइनें अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निचोड़ निकाला गया है आपकी इस पूरे चैप्टर से, आपके इस पूरे बुक से। तो आइए अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। दरअसल ये एक स्पीच है, एक भाषण है, और इस स्पीच को दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 3rd प्रेसिडेंट थे, तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के, जो कि एक नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रवादी थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा दिया गया एक स्पीच है, एक भाषण है, जब वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, और अपने शपथ ग्रहण समारोह में, जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बनता है तो उसका एक शपथ ग्रहण समारोह बनता है, ओथ सेरेमनी लगाई जाती है, और उसी शपथ ग्रहण समारोह में जो उन्होंने भाषण दिया था, उसी भाषण को आपका ये चैप्टर बनाया गया है, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। बड़ा ही अद्भुत चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। आइए इस चैप्टर में कुछ ऐसे जुड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं
जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा कि भारत इज माय होम एक स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बड़े स्मार्ट हुआ करते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ और डेथ 1969 में हुई। ये MI कॉन्सेप्ट है। MI कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद एक सिटी है इंडिया में, साउथ इंडिया में, यही इनका जन्म हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। वो भारत के सबसे महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत की आजादी में लड़ने वाले जो लोग थे, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इनकी भी भूमिका थी भारत को आजाद कराने में। एज वेल एज, साथ ही साथ एन एमिनेंट, वो एक प्रख्यात, एक विख्यात, एक फेमस एजुकेशनिस्ट भी थे, एक शिक्षाविद भी थे। शिक्षा से उनका गहरा जुड़ाव रहा, एक शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इन 1967, 1967 में। 1967 में भारत के वो राष्ट्रपति बने। MI कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ही हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा किया था एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर थे, बिहार के राज्यपाल थे। MI कॉन्सेप्ट ये भी है। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ही वॉज अवार्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1963 में इन्हें दिया गया था भारत रत्न। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी कितना बड़ा आदमी है, ये कितने महान थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इनके जो आइडियल थे, जिन्हें ये अपना आइडियल आदर्श मानते थे, वो थे राधा कृष्णन साहब, जिनके जन्मदिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। राधा कृष्णन इनके आइडियल थे, उन्हीं की तरह ये बनना चाहते थे और बने भी। सेकंड प्रेसिडेंट राधा कृष्णन थे, थर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन कॉन्सेप्ट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर। होता क्या है, एक साथ ये सारी चीजें कहीं देखने को नहीं मिलती। आप एक एक चैप्टर पढ़ते जाते हैं, उनमें से चीजें निकालते जाते हैं। यहां मैंने सबको एक साथ करने की कोशिश की है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए जितने भी बातें हैं वो एक ही क्लास में क्लियर हो जा रही हैं। अ पिंच ऑफ सनफ आपका थर्ड चैप्टर, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। याद रखेंगे बच्चों, अ पिंच ऑफ सनफ अपने आप में क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है, एक कहानी है। इस कहानी को लिखा है मनोहर मालगोंकर ने, जो कि एक इंडो एंग्लियन राइटर थे, भारत के रहने वाले थे ये मनोहर मालगोंकर साहब। और ये जबरदस्त कहानी है, जो हंसी से भरी हुई है, कॉमिक से भरी हुई है, एडवेंचर से भरी हुई है, मस्त कहानी है, जिसका मुख्य पात्र होता है नानू काका। हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, नानू काका की चतुराई को भी देखेंगे, कैसे वो मंत्रियों को बेवकूफ बनाता है। मजेदार चैप्टर है ये। फिलहाल आज की क्लास में हमें इन्फो लेना है, आज की क्लास को ऑब्जेक्टिव फाइटर क्लास बनानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन बातों को करने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलो, सबसे पहली बात ये जो हमेशा कहता आया हूं कि आप इस चीज को क्लियर कीजिए, मनोहर मालगोंकर का जन्म 1913 में हुआ, मृत्यु 2010 में हुई।
ये सबसे जरूरी बात थी। मनोहर मालगोंकर वॉज एन इंडियन ऑथर, ये भारतीय लेखक थे, ऑफ बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इन इंग्लिश, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की कहानियां लिखते थे मनोहर मालगोंकर। ही वॉज बॉर्न इन 1913, 1913 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात आपकी बुक रेनबो में नहीं दी गई है, इसे मैंने इंटरनेट की सहायता से जाना है, क्योंकि आपकी बुक 2009 में पब्लिश की गई थी और उस समय ये चाचा जिंदा थे। तो चाचा, आपकी मृत्यु की डेट 2010 हमने निकाल रखी है, हम अपने बच्चों को बताएंगे। मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ही इज वेल नोन नॉवेलिस्ट, वो एक जाने माने नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। सबसे बड़ी बात, मनोहर मालगोंकर ने 25 पब्लिकेशन के साथ काम किया, 25 प्रकाशनों के साथ काम किया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। डिस्टेंस ड्रम नाम की बुक आई इनकी, प्रिंसेस नाम की बुक आई इनकी, अ बेंड इन गंगेज नाम की बुक आई इनकी, बॉम्बे बेवेयर नाम की बुक आई इनकी। ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी जो इन्होंने लिखी है। इन्हीं में से किसी एक बुक का नाम पूछा जा सकता है, खासकर पूछा जाता है अ बेंड इन गंगेज और बॉम्बे बेवेयर, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर चाचा मनोहर मालगोंकर है। मनोहर मालगोंकर इज ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है इंडो एंग्लियन राइटर, भारत का रहने वाला पर इंग्लिश में लिखने वाला राइटर। यही बातें हैं मनोहर मालगोंकर से जुड़ी हुई, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, आएंगे तो दूर की बात है, ये बनेंगे क्वेश्चन। यहां से आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई क्वेश्चन सेट करेगा जो हमारी जांच करने वाला है, क्वेश्चन लाएगा कहां से, जहां से भी वो क्वेश्चन लाने की कोशिश करेगा, हमने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, हमने सब कुछ थोरोली पढ़ा है, हम सीरियस अपने भविष्य को लेकर के हैं, मजाक करने वाले स्टूडेंट्स नहीं है हम लोग। 4th चैप्टर है आपका आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है, ये एक स्पीच था, एक भाषण था। इस स्पीच को दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जो कि अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। अमेरिका में इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। आइए इनसे एक बात याद रखिएगा कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो एक स्पीच है। इस स्पीच को किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। क्या थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर? और भी ज्यादा जानना चाहते हैं? बस अभी बता दिए देता हूं कि क्या थे वो। जरा ये देख लो, पूरी इनकी कुंडली निकाल के लाया हूं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। पहली बात, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन भाई साहब का जन्म 1929 में हुआ और इनकी डेथ 1968 में हुई। याद रखिएगा जन्म और मृत्यु हर राइटर का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन 1929 इन अमेरिका। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। एक जगह है अल्बामा, अमेरिका में, वही इनका जन्म हुआ था। बहुत अच्छे आदमी थे, मैं मिला नहीं हूं इनसे, क्योंकि जिस समय इनका जन्म या इनका मृत्यु हुआ था मैं इस दुनिया में नहीं था, मेरी गलती नहीं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर। बैप्टिस्ट मिनिस्टर का मतलब होता है कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला मंत्री। कैथोलिक धर्म प्रचार करने वाला मंत्री। तो कैथोलिक धर्म का प्रचार करने वाले मंत्री बनाए गए थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, यानी कि आम नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे, आम नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस,
वो प्रभावित थे बाई गांधी जी के द्वारा। देख लो, गांधी जी की बातें अमेरिका तक लोगों को प्रभावित कर रही थी। ही इज नोन एज द ब्लैक गांधी इन अमेरिका। अमेरिका में उन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है, याद रखेंगे इस बात को। इन 1964 एमआई कॉन्सेप्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 1964 में ही बिकेम, वो बने द यंगेस्ट पर्सन, सबसे नौजवान व्यक्ति, सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति जिसने रिसीव किया नोबेल प्राइज को। किस चीज के लिए? तो जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे, जो प्रयास किए थे अलगाववाद को और नस्लीय भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, तो नस्लीय भेदभाव को, सेग्रेशन का मतलब अलगाववाद, नस्लीय भेदभाव और अलगाववाद को खत्म करने का जो उन्होंने प्रयास किया था, उसी चीज के लिए उन्हें 1964 में नोबेल प्राइज मिला, पीस स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। ही वॉज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास में जितने भी महान वक्ता हुए, उन महान वक्ताओं में एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी थे। अगर इनकी स्पीच की हकीकत को आपको महसूस करना है तो यूट्यूब पे सर्च करें आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उस स्पीच में आपको दिख जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देखने के लिए कितनी भीड़ आई थी अब्राहम लिंकन के उस मेमोरियल पे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस आदमी ने उस जमाने में भाषण दिया था 1963 में, और उस समय में लाखों हजारों की भीड़ इनको सुनने के लिए आई थी। डिग्रियां बड़ी चीज नहीं होती साहब, आदमी बड़ा होता है, और आदमी दिल से बड़ा होता है। जब जब आप इस समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, समाज को कुछ देने की कोशिश करेंगे, तब बदले में ये समाज आपको याद करेगा। होता है ना वो कि आप किसी पर दया करो, आप किसी पर दया करो तो उल्टे में वो आपको क्या करेगा? याद करेगा। आप दया करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे। आप जब लोगों का भला करेंगे तो उल्टे में आपका लाभ होगा। लाख दुनिया कितनी भी गलत क्यों ना हो जाए, अच्छे लोग इस दुनिया में कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। फिफ्थ चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये दरअसल अपने आप में एक एसे है, एक निबंध है जिसे बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। कमाल का राइटर है ये। मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मानवों के जीवन के बारे में, कि कैसे मानवों ने अपने जीवन की शुरुआत की होगी। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिया है बर्ट्रैंड रसल ने कि मजा आ जाएगा अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे मैं अनुवाद करके नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत पुराना हो चुका है, मैं फील करके पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। बर्ट्रैंड रसल एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और भी बहुत कुछ थे। उसे जानने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसल जी और क्या थे, कितने मेहनत की थी उन्होंने। इनके चेहरे से दिख रहा है सूख गया है चेहरा, लगी है प्यास गजब की, बट मेहनत की है इन्होंने। आइए, बर्ट्रैंड रसल के लिए सबसे पहली बात ये कि आप इनकी जन्म मृत्यु को याद कीजिए। 98 साल की जिंदगी जीने वाला आदमी है, ताली बजाइए इस आदमी के लिए। 98 ईयर्स की जिंदगी जी है इन्होंने। 1872 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी डेथ हुई। बर्ट्रैंड चाचा एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, अंग्रेज दार्शनिक थे, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और समाज सुधार के लिए वक्ता का काम, अधिवक्ता का काम किया उन्होंने। एक शांतिवादी व्यक्ति थे और प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट थे ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। ही वॉज ऑल्सो अ कॉमेंटेटर, वो कमेंट्स भी करते थे,
बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर कमेंट्स लोग उनके, वो फेसबुक वाले कमेंट की बात नहीं है, बुक लिखा करते थे, ये मैगजीन्स में लिखा करते थे। उस समय तो फेसबुक चलता ही नहीं था। इन 1950 1950 में ही वॉज अवार्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया, लो भाई, नोबेल प्राइज देकर इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। एक्चुअली उनकी जो राइटिंग्स थी, उनकी जो लेखनी थी, वो बल डालती थी, वो इंफेसिस करती थी, कारणों के ऊपर वो ज्यादा बात करते थे कि ऐसा क्यों हुआ, इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते थे, बौद्धिक क्षमताओं पे बात करते थे, ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की उन्होंने, खुशियों की बात की, शांति की बात की, आजादी की बात उन्होंने की, लिबर्टी की बात उन्होंने की। इतना अच्छा एसिस्ट, इतना अच्छा राइटर आपकी पूरे बुक में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा अनुभव था इनके पास, बर्ट्रैंड रसल के पास। आज से ये हमारे चाचा हुए, बर्ट्रैंड चाचा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर है द आर्टिस्ट, आपका 6th चैप्टर है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। इसे लिखा था सिग्गा नोया ने, जो कि एक सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इस बात को याद रखिएगा कि द आर्टिस्ट एक अपने आप में शॉर्ट स्टोरी है, और लिखा जिसने था सिग्गा नोया ने, वो एक सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, और यहीं से आप इन बातों का जवाब दोगे, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं, बड़े सुंदर बच्चे हैं। पास में होते तो आपको गले से लगाता, लेकिन ना जीना, ये हमसे ना हो पाएगा, ये हमसे ना हो पाएगा। चलो देखते हैं। शिगा नोया साहब का जन्म हुआ था 1883 में, डेथ हुई थी 1971 में। शिगा नोया एक सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, बहुत सेंसिटिव थे, बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने लोगों के बारे में लिखा है, अपने कल्चर के बारे में लिखा है, अपनी संस्कृति के बारे में लिखा है। उन्हें भी ऑर्डर ऑफ कल्चर इस पुरस्कार से सम्मानित किया था गवर्नमेंट ऑफ जापान ने, जापान की सरकार ने। इनके बारे में आपकी बुक में कुछ खास बातें नहीं दी गई हैं, केवल यही सारी चीजें आपकी बुक में शिगा नोया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के रूप में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अगर आपके पास मेरी बुक इंस्पिरेशन नहीं है तो इन्हें कॉपी में नोट करिएगा और समय समय पे इन्हें पढ़िएगा, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। और इसी तरीके से आप जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं उनको थोरोली पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऊपर ऊपर पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आसान या मुश्किल ना होता है। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, अगर आप अपना एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपको उतरना होगा मैदाने जंग में और लगानी होगी मेहनत उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। देखिए, अ चाइल्ड इज बर्थ, ये अपने आप में एक एसे है, एक निबंध है। आपकी बुक में निबंध ज्यादा दिए गए हैं, एसे ज्यादा दिए गए हैं, जिसके ऑथर है जर्मेन ग्रीर। ये एक फेमिनिस्ट राइटर है, स्त्री विशेषज्ञ लेखिका है जर्मन ग्रीर, और स्त्रियों के हक की बात की है उन्होंने हमेशा। पोजीशन दिखाने की कोशिश की है कि समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है। आइए जर्मन ग्रीर से रिलेटेड कुछ बातों को जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के कि 1939 में जर्मन ग्रीर का जन्म हुआ था। ये आज भी जिंदा है, ये आज भी जिंदा है। तो जैसे बर्ट्रैंड रसल को हमने अप्रिसिएट किया था और कहा था वो चाचा है, आइए जर्मन ग्रीर को बना लेते हैं अपनी बुआ। ये हमारी बुआ है। जर्मन बुआ जो थी उनका जन्म 1939 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी ये, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। एक फेमिनिस्ट राइटर के रूप में जाना जाता है इन्हें। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उनकी बुक्स में उन्होंने बात की है सोशल और जो कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक
जो स्वरूप है जीवन का, वो भी महिलाओं के जीवन का, उसे दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। अ चाइल्ड इज बर्न आपका जो चैप्टर है, दरअसल ये एक उद्धरण है, काट के लिया गया है। कहां से काट के लिया गया है? उन्हीं की बुक आई थी सेक्स एंड डेस्टिनी, लिंग और भाग्य। ये जो चैप्टर, ये जो बुक था, उन्होंने बात की है पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी की। ये पूरे बुक का नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। इसी बुक से इस चैप्टर को, अ चाइल्ड इज बर्न चैप्टर को लिया गया है। ये भी चैप्टर आपको अच्छी खासी नॉलेज देगा, क्योंकि इस बुक में, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि बच्चों के जन्म से रिलेटेड कैसे कैसे कस्टम्स हैं, साउथ कैसे अपनी कस्टम रखता है, नॉर्थ कैसे रखता है, वेस्ट कैसे रखता है। इन चीजों की बात यहाँ पे जर्मन ग्रीड ने की है, आपको बताया है कि पश्चिमी दुनिया इन चीजों को किस रूप में देखती है, और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है लाइक इंडिया, वो इन चीजों को कैसे देखती है। अगला चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, और ये भी एसे है। मैंने जैसा बताया कि आपके बुक में एसे बहुत सारे दिए गए हैं। इसके जो ऑथर है उनका नाम है डोरोथी एल सेयर्स, ये भी महिला है, और ये प्रथम महिलाओं में से एक थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, जो ग्रेजुएट हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी डोरोथी एल सेयर्स। इन बातों को कंप्लीट रखिए और आगे की कहानी में जुड़िए मेरे से। आइए डोरोथी एल सेयर्स के बारे में बहुत सारी बातें इकट्ठी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं डोरोथी एल सेयर्स को। आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, ये जो प्यारी प्यारी मुस्कुराहट है इनकी, इनका जन्म हुआ था 1893 में और इनकी डेथ हुई थी 1957 में। कमन 1893 का जन्म, 1957 की मृत्यु। डोरोथी एल सेयर्स एक एसेइस्ट थी, निबंधकार थी, प्ले राइट थी, नाटककार थी, कवित्री थी और डिटेक्टिव फिक्शन, जासूसी टाइप के। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमन, वो उन पहली औरतों में से एक थी जो ग्रेजुएट हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, जिनमें कुछ खास किताबें हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। द क्लाउड ऑफ वीकनेस, लॉर्ड पीटर व्यूज ऑफ द बॉडी, गॉडी नाइट्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अननेचुरल डेथ और नाइन ट्रेलर्स। ये इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बनाई जा सकती हैं, आप इनको दिमाग में रखिएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं समाप्ति की ओर, इस लेक्चर के समाप्ति की ओर। हमारे पास अब थोड़े से चैप्टर और रह गए हैं, जिसमें 9th चैप्टर, जो कि मेरा फेवरेट है, मेरा ये फेवरेट चैप्टर है, दी अर्थ। एक शॉर्ट स्टोरी है बेंजी और जॉनसन की। ये एच.ई. बेट्स ने लिखा है, दिल को छूने वाली कहानी है। एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एच.ई. बेट्स, एक नोवेलिस्ट थे और एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। इस कहानी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि समाज में कभी भी, पूरी जिंदगी में कभी भी ब्लाइंड आई ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा टूटता है तो हड्डियों से भी टूटने पर उतनी दर्द नहीं होती जितना दर्द भरोसा टूटने पे होता है। एच.ई. बेट्स ने दिखाने की कोशिश की है कि बेंजी नाम का एक लड़का होता है जो मंदबुद्धि होता है, माँ बाप उससे बड़े अरमानों के साथ पालते हैं, बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है अपने बेटे के मेंटल एबिलिटी को इनहेंस करने में, और जब बेटे की मेंटल एबिलिटी इनहेंस हो जाती है तो वही बेटा धक्के मार के उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, फुटपाथ पे छोड़ देता है। बड़ी मार्मिक और दिल को छूने वाली कहानी है, एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखी गई ये दी अर्थ। आप जरूर पढ़िएगा। एच.ई. बेट्स से जुड़ी वो बात जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है। 1905 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हुई। एच.ई. बेट्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे वो।
उन्होंने काम किया था कुछ देर के लिए एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में। उनकी जो पहली नोवेल थी, उनका जो पहला उपन्यास था, वो तो पब्लिश हो गया था तभी जब उनकी एज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड थी। बहुत कम उम्र में नोवेल जैसी बड़ी चीज को उन्होंने पब्लिश करा लिया था। सैल्यूट है सर आपको। ही राइट्स मेनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखा। राइट से अच्छा है तो हम यहाँ पे रोट लिख दें। ही रोट मेनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी अबाउट अमेरिकन एयरमैन, अमेरिका के एयरफोर्स के सैनिकों पर, एंड एयरफोर्स और एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स से रिलेटेड बड़ी बातें की हैं उन्होंने। मेरा भी सपना था बचपन में एयरफोर्स ज्वाइन करने का, बट सारे सपने साकार नहीं होते। अगर वो सपना पूरा हो गया रहता तो मैं आज आप लोगों को स्क्रीन पे न पढ़ाता, मैं एयरफोर्स में प्लेन उड़ाता। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये ऐसे है, एक ट्रेवलर्स है जिसे पर्लेस बक ने लिखा है। पर्लेस बक का जन्म एक्चुअली अमेरिका में हुआ था, बट इनका पालन पोषण, इनकी शिक्षा दीक्षा चाइना में हुई। इस बुक में, खासकर इस चैप्टर में इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई में, हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि जब कोई इंडिया आता है, कोई व्यक्ति जब इंडिया के उन इतिहासों को पढ़ने के बाद आता है देखने के लिए सच में इंडिया को, तो इंडिया को देखकर वो क्या रियलाइज करता है, क्या एहसास करता है भारत को देखने के बाद। एक यात्री की नजर से भारत, इस चैप्टर का ही नाम है। क्या महसूस होता है, यही बताने की कोशिश की है पर्लेस बक ने। मजेदार चैप्टर तो ये भी है, इसे भी पढ़ा जाएगा, सीखा जाएगा, इससे भी बहुत सारी चीज है। यकीन रखिए कि मैं लिटरेचर की जो क्लास लूंगा वो आपकी क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगी, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, क्लास में ही वो सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। आप फील भी कर रहे होंगे कि ये चीजें इतनी सारी थी, बट आप जहां पढ़ रहे हैं वहां के टीचर ने इन चीजों को इस तरीके से कभी आपके सामने नहीं लाए थे। मैंने लाने की कोशिश की है। मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने कोशिश की है, आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, उन चीजों को ही पढ़ लो, फिर सारी बातें खत्म। 1892 में पर्लेस बक का जन्म हुआ, 1973 में इनकी डेथ हो गई। आंखें देख रहे हैं इनकी, कितनी अच्छी अच्छी आंखें हैं इनकी, नशीली आंखें हैं भाई साहब। भाई प्रश्न नहीं करने का, चाइना की है। पर्लेस बक अमेरिकन बाई बर्थ थी, जन्म से अमेरिकी थी, लेकिन पालन पोषण हुआ था इनका चाइना में। वो भी मिशनरी पेरेंट्स ने, मिशन के अंदर रहने वाले लेडीज एंड जेंटलमैन ने इन्हें पाला था, माँ बाप ने नहीं पाला। सी टॉट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, चीन की ही एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया भी। और सी नोन फॉर हर ट्रेवलर्स, अपने यात्रा वृतांत के लिए, जब आप यात्रा करने कहीं जाएं, वहां से आने के बाद आपने क्या क्या महसूस किया उसे लिख दें, वो ट्रेवलर्स हो जाता है, यात्रा वृतांत होता है। अपनी स्मृतियों के लिए, मेमोरीज और ट्रेवलर्स के लिए फेमस थी पर्लेस बक। उन्होंने लिखा, पर्सनल अकाउंट्स लिखे, जहां जहां वो विजिट करने गई, घूमने गई अलग अलग देशों में, तो उन्हीं अनुभवों को उन्होंने हमेशा लिखने की कोशिश की। लुसिड एंड इफर्टलेस इंग्लिश, इंग्लिश भी ऐसी लिखी जो आसान थी, जिसे समझा जा सकता था। शी वोन द नोबेल प्राइज, इस महिला को भी नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के क्षेत्र में 1938 में। नोबेल प्राइज का मिलना बहुत बड़ी बात है, नोबेल प्राइज का मिलना सच में बहुत बड़ी बात है। ये साहित्य से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं कि किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है तो कितनी बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि कल की क्लास पोएट्री सेक्शन की क्लास है। आज प्रोज सेक्शन कवर कर लिया हमने, कल हम पोएट्री सेक्शन कवर करेंगे। अ मैरिज प्रपोजल, बड़ा ही हंसी, बड़ी ही मजेदार ये वन एक्ट प्ले है, एक नाटक है जिसे एंटोन चेखोव ने लिखा है, जो कि रशियन राइटर हैं और पेशे से डॉक्टर थे पेशे से। उन्होंने स्केच लिखा था, उन्होंने नाटक लिखा था। ये सीबीएसई में जो स्टूडेंट पढ़ के आए हैं, 10th क्लास में भी उन्होंने पढ़ा है, 12th में ये बिहार बोर्ड के कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। आइए जरा देखने की कोशिश करें
मैरिज प्रपोजल के राइटर एंटोन चेखव से जुड़ी हुई उन खास बातों को जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटोन चेखव का जन्म हुआ था 1860 में और इनकी डेथ हुई थी 1904 में। याद रखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। स्टूडेंट इनसे भागना नहीं है, इन्हें बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से। ये एक ड्रामाटिस्ट थे एंटोन चेखव, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, रहने वाले रसिया के थे, रूस के थे। ही वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन, पेशे से डॉक्टर थे और उन्होंने शुरू कर दिया था अपना करियर, लिखने का करियर, कॉमिक स्केच लिख के, छोटे छोटे कॉमिक स्केच लिख के, पेपर में आते हैं ना वो कार्टून जैसी नाक बड़ी होती है, पढ़ के हंसते हो, कॉमिक स्केच लिख के इन्होंने शुरू किया था। He lived in Russia during the rule of Tsars. रूस के शासकों को जार कहा जाता था, उन्हीं के समय में वो रहते थे रसिया में। और उनके जो काम हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं, जो नाटक लिखा है उन्होंने, वो चीजें प्रेजेंट करती हैं एक्यूरेट पिक्चर, सटीक दृश्य ऑफ द रसिया, रसिया के, ऑफ हिज डेज, उनके दिनों की। तो ये सारी बातें स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए थी बहुत ही जरूरी, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो नो डाउट आपके एग्जामिनेशन में बड़े अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबरों के साथ आप एग्जाम को पास आउट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे चैप्टर को सीख रहे हो, आप चीजों को महसूस कर रहे हो। आज की क्लास बस इतनी सी ही थी। कल की क्लास में हम पोएट्री सेक्शन के साथ मिलेंगे, ऐसे ही एक एक पोएट्री सेक्शन को कवर करेंगे। फिर आप सबके आए गए कमेंट्स के आधार पर 12th क्लास इंग्लिश का कोई एक चैप्टर प्रोज सेक्शन का हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कमेंट्स में सबसे ज्यादा जिस चैप्टर पे फोर्स किया गया होगा, मैं वही चैप्टर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे चलाऊंगा और प्रॉमिस है मेरा, वो चैप्टर आपको जीवन भर याद रहेगा।